आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट की। और आज थर्सडे है और जो है ये वीक जो है एंडिंग पर है। और क्या मार्केट की सूरत हाल है इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये भी सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीए इक्विटीज़ के डायरेक्टर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इमरान मेमन साहब की। और जो है वो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ना सिर्फ वो हमें मार्केट के हवाले से बताते हैं, बल्कि वो अपने हर एपिसोड में हमें कुछ ना कुछ सिखाते भी हैं। जी हाँ, एजुकेट। साथ ही साथ जो है मैं उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, लाइक आपके 1000+ लाइक्स होंगी, तो यही प्रोग्राम जो है मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। और इसके साथ ही साथ जो है आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सर, सबसे पहले तो जो है मैं चाहूंगी कि एक मार्केट का एक ओवरव्यू जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकेंड पे जो मेरे ख्याल से आप लोगों का अब माशाल्लाह से एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी पब्लिश होने लगा है जी और उसमें सर, डेली आई एम होता है। थैंकफुल टू यू। जी, थैंक जी, यू, जी। थैंक यू सो मच। तो आई एम ग्रेटफुल कि उसमें ओवर द वीकेंड जो आप लोगों का पब्लिकेशन था, उसमें फ्रंट पेज पे आप लोगों ने मेरा आर्टिकल पोस्ट किया था, जिसमें एक वीकली आउटलुक हमने डिस्कस किया था। और उस वीकली आउटलुक में हमने डिस्कस किया था कि वैसे तो इंडेक्स में या ओवरऑल मार्केट में एक बड़ा अच्छा ब्रेकआउट ट्रिगर हुआ है 1,65,500 के ऊपर, लेकिन इन द मंथ ऑफ दिसंबर हम एक हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग विटनेस कर सकते हैं बिटवीन द रेंज ऑफ 1,68,800 एंड 1,69,500। और एग्जैक्टली हमने इसी रेंज में मंडे को, जो कि मार्केट ने एक हाई पोस्ट किया था, उसके बाद हमने इंट्राडे बेसिस पे एक अच्छा हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग जो है उसमें विटनेस किया है। अब अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स एक एक ब्रेकआउट दे चुका है अबव 1,65,800। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल आंखें बंद करके जिसको हम अगर बात करें तो जैसे होता है ना कि अक्रॉस द बोर्ड आपको जिसमें बाइंग करनी है आप करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि देखें अगर आप थोड़ा होता यह है कि बहुत सारे लोग जो चार्ट्स को देख रहे होते हैं, एक बड़ा बेसिक सा इंडिकेटर है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि आरएसआई। अच्छा, आरएसआई बेसिकली इंडेक्स के किसी भी जो भी इंस्ट्रूमेंट हम फॉलो कर रहे होते हैं, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे कोई स्टॉक हो, उसके बारे में हमें एक ऐसी इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे इसमें बाय करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। और वो जिसको हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा प्रोएक्टिव इंडिकेटर होता है, बहुत पहले से इंडिकेट कर देता है। अच्छा, आरएसआई की खूबी ये होती है कि जब कोई प्राइस ऊपर जा रही होती है तो जाहिर है वो उसका आरएसआई का जो लेवल है वो ऊपर आ रहा होता है, और इसी तरह से प्राइस के साथ साथ वो नीचे भी आ रहा होता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि प्राइस ऊपर जा रही हो लेकिन आरएसआई उसके साथ ऊपर ना आ रहा हो, एंड सिमिलरली आरएसआई नीचे, आई मीन प्राइस नीचे आ रहा हो लेकिन उसके साथ साथ आरएसआई नीचे नहीं आता। अच्छा, जब प्राइस के साथ साथ आरएसआई नीचे नहीं आता ना, तो दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस इन द आरएसआई, यानी कि आरएसआई प्राइस के साथ साथ नीचे नहीं आ रहा, तो ये आरएसआई प्राइस को फिर ऊपर खींच लेता है अपनी तरफ कि भाई मैं तो नीचे नहीं आ रहा, अब तुम्हें ऊपर आना पड़ेगा। इसी तरह से अगर कोई प्राइस ऊपर जा रही है और आरएसआई उसके साथ साथ नया हाई नहीं बना रहा,
तो इसका मतलब ये होता है कि आरएसआई में नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है, यानी कि आरएसआई ये कह रहा होता है प्राइस को कि भाई अब मैं ऊपर नहीं आ रहा, इवेंचुअली तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। तो अगर हम देखें ना तो अगस्त के फर्स्ट वीक में हमने इंडेक्स में एक हाई पोस्ट होते हुए देखा था 1,69,988 का। उस वक्त आरएसआई हमारा था तकरीबन को 90 के आसपास, उस वक्त 90 के आसपास आरएसआई था। अब हम ने दोबारा से दिसंबर के फर्स्ट वीक में 1,69,000 के आसपास एक नया उसी तरह का हाई पोस्ट होते हुए देखा 1,69,000। अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो इट वाज 1,69,300। अच्छा, तकरीबन वही 1,69,000 की रेंज में इंडेक्स गया, लेकिन आरएसआई इस वक्त 60 के लेवल पे, यानी कि उस वक्त आरएसआई 90s में था, अब आरएसआई 60s में है, विच मींस कि आरएसआई इज नाउ टेलिंग द प्राइस कि भाई देखो मैं तो ऊपर नहीं आ रहा, अब तुम्हें नीचे आना पड़ेगा मेरे साथ, तुम्हें उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। क्योंकि ये कभी भी नहीं होता कि आरएसआई नीचे हो, प्राइस ऊपर हो और प्राइस ऊपर चली जाए। 90% केसेस में या 99% केसेस में जितने लोग टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे होते हैं या जितनी किताबें पढ़ चुके हैं, उन सब में 99% केसेस में ऐसा होता है कि आरएसआई इस तरह से मूव करता है कि प्राइस को आरएसआई के तहत चलना पड़ता है, आरएसआई प्राइस के तहत नहीं चलता, क्योंकि आरएसआई लीडिंग इंडिकेटर है। वो पहले अपना जिस तरह कहते हैं ना कि अगर हम स्कूल में जब मार्च करते थे या असेंबली में खड़े होते थे, तो जो सबसे पहले खड़ा होता है उसको फॉलो कर रहे होते हैं ना लोग, तो आरएसआई सबसे पहले खड़ा होता है, उसको फॉलो कर रही होती है बाकी चीजें। तो आरएसआई अब ये कह रहा है कि भाई मैं तो ऊपर नहीं आ रहा, तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। तो दिस इज अ कॉशियस इंडिकेशन कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। आंखें बंद करके आपको बाय अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए, स्टॉप लॉसेस को इंटैक्ट रखें और फिर उसके साथ आप अपनी मूव लेंगे तो शायद इन्वेस्टमेंट करने में या ट्रेडिंग करने में मजा आएगा। और देखें ना, ओवरऑल बात करें तो इन द मंथ ऑफ इन द ईयर 2025 ऑलरेडी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को 3 टाइम 4 टाइम गेन बन चुका है। ये मैं परसेंटेज में बात नहीं कर रहा, टाइम्स में बात कर रहा हूँ, यानी कि 3-4 टाइम्स गेन बन चुका है लोगों का। तो आप थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि खाना खा लिया उसको हजम भी करना चाहिए, तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करें ताकि आपके पास दोबारा खाना खाने की गुंजाइश बनती रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने सर। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, तो जल्दी जल्दी हम सबके सवाल ले लेते हैं और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि लिमिटेड क्वेश्चंस कीजिएगा ताकि दूसरों को भी मौका मिल सके। जी मोहम्मद आफ्ताब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मुझे पीआईए का एक तो बता दें कि ये कहाँ तक जा सकता है, और दूसरा बता दें सरल का। सरल का? जी जी, सरल और पीआईए। ओके ओके, सबसे पहले हम पीआईए को देख लेते हैं। अच्छा जी, पीआईए मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर हम बात करें तो ये जो करंट इसकी रेंज बनी हुई है, इस रेंज में 47 की रेंज में आके इसमें अच्छी खासी ठीक ठाक किस्म की प्रॉफिट टेकिंग हम विटनेस कर सकते हैं। ठीक है जी। और क्या कहते हैं, अगर ऑब्वियसली आपकी बाय है, जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो आप 39 पे अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए, यानी कि यहाँ पे जिस लेवल पे खड़ा हुआ है उससे तकरीबन 2.5 रुपए नीचे अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए। ये लेवल अगर टूटेगा तो फिर ये समझें कि ऑलमोस्ट 34 और मे बी 28 का लेवल भी दिखा सकता है, लेकिन इस लेवल के ऊपर ऊपर अगर खड़ा हुआ है तो जैसे मैंने कहा कि 46 और 47 के बीच में इसमें अच्छी खासी हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग जो है विटनेस की जा सकती है, तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। सर इसकी न्यूज भी है 23rd को इसकी बिल्डिंग है, तो आप क्या कहते हैं 23rd तक रखना चाहिए या पहले 47 पे बेच जाए तो बेच दे बंदा? देखें, अब हो सकता है कि 23rd को जो बिडिंग है, वैसे मतलब जो जो मतलब मैंने 30 साल में कभी भी न्यूज को फॉलो नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। जितने मेरे फॉलोअर्स हैं दे नो कि मैं न्यूज को फॉलो नहीं करता। ठीक है जी। क्योंकि मैं अपने इंडिकेटर्स को ही देख रहा होता हूँ। अगर न्यूज को फॉलो कर रहा होता तो मई की 9 तारीख को जिस तरह से पूरी दुनिया पाकिस्तान की पूरी जो स्टॉक मार्केट की दुनिया है वो कह रही थी कि बस बेच दो, पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई है, ये हो गया। आई वॉज द ओनली वन अमंग द वेरी फ्यू जो कहता था कि यहाँ पे बाय करो, यहाँ से टाइम्स में गेन मिलेगा, परसेंटेज में नहीं मिलेगा। तो मैं न्यूज को फॉलो नहीं करता मेरे भाई।
23 को बिडिंग के अनाउंसमेंट है, हो सकता है डिले हो जाए, हो सकता है बिडिंग में क्या हो क्या नहीं हो वल्लाह आलम, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इस लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा कि अगर आपको, या जैसे मैंने कहा कि 39 पे अपना स्टॉप लॉस रख लें। जो लोग प्रॉफिट टेकिंग में यकीन नहीं रखते वो कम से कम स्टॉप लॉस रख लें, क्योंकि दोनों में से कोई एक काम तो आपने करना पड़ेगा ना, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन का शिकार लोग रहते हैं। अच्छा, जहां तक हम सर्ल की बात करें तो सर्ल 101 से ऊपर ऊपर अच्छा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और इसमें प्रॉफिट टेकिंग हम देख सकते हैं 110 से लेके 118 के ऊपर। हाँ, 119 के ऊपर ऊपर अगर होल्ड करता है तो फिर ये एक नई रैली के लिए तैयार हो सकेगा। फिलहाल लग रहा है कि शायद हो सकता है कि ये पूरा दिसंबर का महीना इसी तरह से कंसोलिडेशन, जिस तरह नवंबर का महीना इसने कंसोलिडेशन में गुजारा, दिसंबर भी हम कंसोलिडेशन ही इसे कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। वेलकम, वेलकम। जी इफ्तिखार अहमद, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये लकी सीमेंट के बारे में बता दें कि दिसंबर एंड तक ये कहाँ तक इसका टारगेट है, और दूसरा सिस्टम है, सिस्टम के बारे में बता दें कब तक इनमें इन पोजीशन होना रहना चाहिए। लकी सीमेंट मैं समझता हूं कि 495 और 510 के बीच में इसमें अच्छी खासी हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है, और मतलब आप ये समझें कि जो आपके वो होल्डिंग है वो 50% भी आप वहां पे ऑफलोड कर सकते हैं, और वहां पे अगर प्रॉफिट टेकिंग हुई तो ये तकरीबन दोबारा से कोई 428 या 410 तक भी आ सकता है। आपने सिस्टम लिमिटेड का पूछा। सिस्टम लिमिटेड मैं समझता हूं कि अगर ये 143 145 और 143 के बीच में आए तो यहाँ इसकी बाय अटेम्प्ट बनती है, लेकिन फिर उस बाय अटेम्प्ट के लिए आपने स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 140 रखना होगा, बिकॉज ये 140 अगर तोड़ता है तो ये तकरीबन 128 और मे बी 124 की रेंज भी टेस्ट कर सकता है। फिलहाल इसमें अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं महीने भर का अगर आपको व्यू देने की कोशिश करूं तो मैं समझता हूं कि ये शायद हो सकता है कि ऊपर 170 ना तोड़े इस पूरे महीने में, और नीचे जैसे मैंने कहा कि अगर 140 तोड़ता है तो फिर ये काफी डेंजरस हो सकता है। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम, वेलकम। जी आमिर खलील साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो सर, ये GCWL के बारे में बता दीजिए। ये GCWL आपने फरमाया था पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले कि ये 17 रुपए या 16 रुपए का आपने कहा था कि ये आएगा, लेकिन ये 19 और 20 में ही फिर रहा है। GCWL गनी केम हो रहा है। और दूसरा सर कॉसम के बारे में बता दीजिए। थैंक यू। मैंने यही आपसे अर्ज किया था ना कि 20 और 19 के आसपास इसमें प्रॉफिट टेकिंग हम देख सकते हैं, और आप देखें कि ये इस लेवल को नहीं तोड़ पा रहा, डिस्पाइट कि अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा, तो फिर जिद करने का फायदा नहीं है। जब ऊपर नहीं जा रहा तो बेहतर है कि प्रॉफिट टेकिंग करें इसमें, और अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सकते तो कम से कम 18 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस रख लें, क्योंकि अगर ये लेवल तोड़ता है तो ये 17 से लेके फिर 13 रुपए तक भी आ सकता है। तो इस तरह से है। और सर मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता हूँ, तो मुझे भी समझ नहीं आ रही मतलब 17 पे ले लूँ इसे या 18 पे ले लूँ, इंतजार करूँ या 20 रुपीस पर ही ले लूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूँ, तकरीबन 5 मिलियन शेयर्स। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक चीज अपनी रैली बना चुकी है। अगर हम बात जी करें तो सिर्फ इसी साल की बात करें ना, तो इस साल में ही ये इसने GCWL ने तकरीबन 38 का एक लो, 31 का लो पोस्ट किया था, और उसके बाद ये 77 तक गया 5 महीने में। तो मोर देन 100% गेन ये कर चुका ना, अपनी रैली बना चुका है। जब एक चीज अपनी रैली बना चुकी होती है ना तो फिर उसमें वेट करने की जरूरत होती है, क्योंकि अक्सर होता यह है कि लोग जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना तो वो उस वक्त कर रहे होते हैं जब एक चीज अपनी रैली बना चुकी होती है, एंड दैट इज द टाइम जब फिर उसमें
एक खतरे की घंटी नहीं बल्कि घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। और मैं थोड़ा सा, अगर मुझे नादिया इजाजत दें तो मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा आपके। अ, जी जी आपको जी आप आपको कितना टाइम हुआ है मार्केट में काम करते हुए? सर, 3 साल हो चुके हैं सर। 3 साल। आपने 2017 का जो MSCI वाला इवेंट था वो शायद विटनेस नहीं किया था। नहीं सर, नहीं। ओके। अच्छा, नादिया आपने किया था, अगर आप उस टाइम पे मार्केट में हो तो? नहीं सर, मैं उस टाइम पे नहीं थी मार्केट में। ओके, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं आई जरूर टेक जस्ट 5 मिनट्स, क्योंकि ये जरूर। जब देखें हम जब रैली बन रही होती है, रैली बन चुकी होती है ना, उस वक्त अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जो जनरल पब्लिक होती है ना, आम आदमी वाली, वो बेचारी आगे बहुत बुरी तरह फंसती है। लेकिन 2017 में हम एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हुआ था, मई 2017 में, अप्रैल 2017 और मई 2017 में, जब पाकिस्तान MSCI के इमर्जिंग मार्केट्स में एंटर हुआ था, विच वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट। इवन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े एनालिस्ट, स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल्स, इवन SECP के ऑफिशियल्स आके बात कर रहे थे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अंधाधुंध तेजी हो जाएगी, क्योंकि $800 मिलियन, ये मैं मिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, मिलियन रुपए की बात नहीं कर रहा, $800 मिलियन यानी कि 80 करोड़ रुपए, 90 करोड़ रुपए, 1 अरब, सॉरी, $80 करोड़, $90 करोड़, $1 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट में जा रहा है जहां पे UK, US और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में एंटर होंगे। उस वक्त मैंने एक इंटरव्यू दिया था जो कि टीवी चैनल पे नहीं पब्लिश हुआ था, या शाया नहीं हुआ था, या ऑन एयर नहीं गया था, लेकिन उस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग मैंने अपने सारे सब्सक्राइबर्स जो उस टाइम पे मुझे फॉलो कर रहे थे, सबको मैंने व्हाट्सएप किया था। उसमें मैंने एक छोटी सी बात की थी। मैंने कहा देखो, जो इमर्जिंग मार्केट का इन्वेस्टर है ना, वो है गफ्फार भाई, और इस वक्त हम बैठे हुए हैं फ्रंटियर मार्केट में, जो ये छोटी मार्केट है, और हमारा इन्वेस्टर है सत्तार भाई। सत्तार भाई ने 2008 का जो डिबेकल हुआ था, जब लिमन ब्रदर्स का एक फॉल आया था दुनिया भर में, और पाकिस्तान की भी फिर बेनजीर शहीद हुई थी और सारी चीजें हुई थी, उसमें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 4 महीने के लिए बंद भी हो गई थी। उस पीरियड में DG खान जैसा स्टॉक $17 पे ट्रेड होता था, $17 पे, और चार महीने के लिए हमारी मार्केट बंद हो गई थी, एक शेयर का काम नहीं होता था, $17 पे ऑफ मार्केट में DG खान में काम हुआ करता था। ठीक है जी। अच्छा, उस टाइम पे ये जो फ्रंटियर मार्केट का इन्वेस्टर है ना, जिसको मैं सत्तार भाई कह रहा हूँ, उसने मार्केट में आके इन्वेस्टमेंट की 2008 से लेके 2009 से लेके 2017 तक उसने DG खान जैसा स्टॉक जो कि $17 से $250 किया, एंजॉय किया। लकी सीमेंट $100 से लेके $1700 तक एंजॉय किया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स उसने एंजॉय किए। अब आप मुझे बताएं कि वो जो सेंसिबल इंसान है, जो सत्तार भाई है, वो प्रॉफिट टेकिंग करेगा कि नहीं करेगा? उसको टाइम्स में गेन हुआ है पिछले 8 सालों में, और सत्तार भाई के पास ये ऑप्शन खत्म हो रहा था मई 31 2017 को, उसके पास ये ऑप्शन खत्म हो रहा था कि उसके पास जो शेयर रह जाएंगे वो पेपर हो जाएंगे, क्योंकि फ्रंटियर मार्केट से पाकिस्तान निकल जाएगा। तो सत्तार भाई को तो इवेंचुअली अपने शेयर बेचने ही बेचने हैं ना। हाँ, गफ्फार भाई जी जो कि इमर्जिंग मार्केट के इन्वेस्टर है, वो आके 2 दफा सोचेगा कि क्या पाकिस्तानी डॉलर जो है, या डॉलर वर्सेस पाक रुपी जो है, वो क्या मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूं, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी अलाउ कर रही है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं? उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की। और जो $800 मिलियन की बातें हो रही थी ना, हुआ ये कि वो $800 मिलियन बेचारे सिर्फ और सिर्फ हमारे लोकल इन्वेस्टर जो है वो लेके फंस गए, और सारा का सारा गोरा जो है अपना माल बेच के चला गया। उस वक्त से लेके अब तक 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और अब 25 खत्म होने को आया है। हम एक दिन भी अगर हम देखें तो फीपी लीपी जो हमारा डेटा आता है, उसमें एक दिन भी गोरे की इन्वेस्टमेंट नहीं आती, गोरे की सेलिंग नजर आती है। तो आप बताइए कि इमर्जिंग मार्केट में जाने का क्या फायदा हुआ? अब उस टाइम पे जो बेचारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फंसे थे 53,000 के लेवल पे, उनको बेचारों को 20,000 का लेवल भी देखना पड़ा अगले 3 सालों में। ठीक है, उसमें कोविड भी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन द पॉइंट इज कि जो जो ये बेचारे भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं ना, वो उनको फिर एग्जिट नहीं मिलता। तो मैं ये समझता हूं कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स जो अपनी रैली बना चुके हैं। हाँ, उन स्टॉक्स को देखें जो अभी अपनी रैली जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं की। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो जिनके बारे में अगर मैं कहूंगा तो आपके शायद व्यूअर कहें कि ये कचरे स्टॉक्स हैं, इनमें तो कुछ है ही नहीं, ये डिफॉल्टर स्टॉक्स हैं, नॉन कंप्लायंट स्टॉक्स हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ स्टॉक्स ने पिछले 5 महीनों में, 4 महीनों में, पिछले 12 महीनों में टाइम्स में गेन किया है। मिसाल अल शहीर है। अल शहीर इज अ नॉन कंप्लायंट डिफॉल्टर स्टॉक जो कि $4 से लेके $25 तक की रैली दिखा चुका इसी एक साल में। अब बताइए इसमें इसमें
इसमें नॉन कंप्लायंस वाली बात कहाँ रह गई? जो इन्वेस्टर्स है वो तो जीत के निकल गया ना, अपने उसे पैसे डाले और वो जीत के निकल गया। तो बात सारी की सारी ये है कि आपने ये देखना है कि एक चीज जो रैली बन चुकी है ना, फॉरगेट दैट थिंग, उसको छोड़ दें। मार्केट में 750 स्टॉक्स हैं, जीसीडब्ल्यूएल या इस तरह के स्टॉक जो है वो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपके पास 750 स्टॉक्स हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं, उनमें आप देखें और अपना काम करें बड़े आराम से। जरूरी तो नहीं है ना ओके कि सर। मुझे पैसे, देखें, मेरा मकसद है मार्केट में इन्वेस्ट करना और पैसे बनाना, या मेरा मकसद है कि मुझे सर्ल से ही पैसे बनाने हैं, या मुझे टीआरजी से ही पैसे बनाने हैं, या मुझे पीएसओ से ही पैसे बनाने हैं। अगर मुझे पीएसओ से पैसे बनाना है तो एक और चीज है, लेकिन अगर मेरा प्राइम रिक्वायरमेंट ये है, या प्राइम फंक्शन ये है, या प्राइम टारगेट ये है कि मेरे पास एक 10 लाख रुपए पड़े हैं, मैं उसको मार्केट में डालूं और साल का 30% बना के निकलूं, चाहे वो मुझे लकी सीमेंट से मिले, चाहे डीजी खान सीमेंट से मिले, चाहे मेपल लीफ सीमेंट से मिले, या पीआरएल से मिले, या एनआरएल से मिले। तो अपने स्टॉक्स की जो चॉइसेस है ना, उनको थोड़ा सा चेंज करना शुरू करें, तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट अच्छी भी हो जाएगी और आपकी जिंदगी भी सुकून में आ जाएगी। ये मेरा एक जो जो 3-4 मिनट मैंने आपके एक्स्ट्रा लिए, वो उसका मकसद ये था। ठीक है सर। सर कौसम का भी बता दीजिए, कौसम। जी जी। सर आप अभी अपने अच्छा, व्लॉग्स भी नहीं बना रहे जी अपने वो चैनल पर? आजकल असल में मैं दुबई में हमने एक नई अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी जो है वो रजिस्टर की है, तो थोड़ी सी उसकी कंप्लाइंसेस हैं। डेली मुझे जो है वो रेगुलेटर्स के पास जाना होता है, तो इस वजह से मैं वो टाइम नहीं निकाल पा रहा। मैं इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते से दोबारा से स्टार्ट करूंगा इसको। ठीक है सर। अच्छा जी, केओएसएम में अगर ये ₹7 से ऊपर खड़ा होता है ना, तो नई रैली बन सकती है। अदरवाइज इसमें जो बाय अटेम्प्ट लेना है वो 5.25 के आसपास लेना है, उससे पहले मेरे ख्याल से बाय अटेम्प्ट पे नहीं बनता। ठीक है सर। सही। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर खलील साहब। और अब आमिर खलील साहब, आपकी शिकायत दूर हो गई होगी, आपको भरपूर टाइम जो है सर इमरान ने दिया है। वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी, मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिया आपका, लेकिन सिंस आपने शुरू में कहा था कि मेरी एक आदत है कि मैं थोड़ा सा सिखाते हैं। ज़ाहिर इतना टाइम गुजार लिया, तो थोड़ी सी मैं टीचिंग की तरफ भी मेरा तवज्जो रहती है, इसलिए से मैंने कहा कि इस प्रोग्राम में कम से कम जिसमें मैं आ रहा हूँ हम्म। उसमें से मार्केट का ध्यान डिस्कस करना है, इससे हट के कुछ चीजें हो ताकि लोगों की लर्निंग भी हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। और यही जो है यही मकसद है हमारा। और इस प्रोग्राम के थ्रू हम हमेशा हर एपिसोड में, इवन मैं खुद भी सीखती हूँ कुछ ना कुछ नया जो है सर से। और ऑब्वियसली हमारे नाज़रीन भी सीखते हैं। अच्छा सर, अब टाइम जरा कम रह गया है। मैं चाहूंगी कि कल लास्ट वर्किंग डे है, कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं, क्या लग रहा है? और साथ ही साथ जो है इस वक्त आप कौन सी टॉपिक्स जो हैं वो सजेस्ट करेंगे हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, ये भी आप हमें बताएं। अच्छा जी, कल मैं समझ रहा हूँ कि अगेन एक रेंज बाउंड सेशन ही देख सकते हैं, जिस तरह से हम ये पूरा हफ्ता ही हमने तकरीबन रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी है। और मैं समझता हूँ कि इंडेक्स 1,67,600 की रेंज जो है वहां पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है एक चार दी कुड़ी कल जाना के दिन प्लीज। में, बिटवीन 1,67,100 and 1,67,600 इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। लेकिन हाँ, एज लॉन्ग एज इंडेक्स इज अबव 1,64,800, तो कोई ऐसी वो कहते हैं ना कि खान साहब फरमाते थे कि घबराने की बात नहीं है, तो वो इसमें घबराने की बात नहीं है। एज लॉन्ग एज द इंडेक्स इज होल्डिंग इटसेल्फ अबव 1,64,800, हाँ उसके नीचे नीचे थोड़ा सा फिर घबराने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही येट। जैसे मैंने कहा कि कल लास्ट डे, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई 1,000 पॉइंट या 1,200 पॉइंट और इंडेक्स में आ सकते हैं मैक्सिमम लेवल पे, लेकिन फिर वहां पे प्रॉफिट टेकिंग ही नजर आ सकेगी। हाँ, अगर टॉप पिक की बात करें तो मैं समझता हूँ कि एनआरएल, जो कि मैं काफी टाइम से आप लोगों के प्रोग्राम पे भी मैं रिपीटेडली ये बात कर रहा था कि एनआरएल इज अ वेरी गुड स्टॉक जिसको देखना चाहिए। और फाइनली एनआरएल ने जो है वो 418 के ऊपर एक ब्रेकआउट ट्रिगर किया है, और कल के दिन मैं समझता हूँ कि ये 460 की रेंज टेस्ट कर सकता है। और
460 से 470 की ये रेंज दिखा सकता है। अबव 470 ये फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली ट्रिगर कर सकेगा, जो तकरीबन इसको 540 तक भी लेके जा सकेगी। एंड दो और स्टॉक्स हैं, एक DFML है, उसको मैं समझता हूँ कि DFML का लो शायद अगर कल कोई एक लो लगता है तो दैट कैन बी अ टच एंड गो, जो कि शायद 23 रुपए का अगर लगता है तो वो शायद टच एंड गो होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहीं से DFML बाउंस कर सकता है। एंड ऑयल बॉय एनर्जी जो है वो भी मैं समझता हूँ कि उसने भी अपना एक अच्छा लो बना दिया है, और वो भी कल के दिन में शायद 10:15 तक की एक मूव दिखा सकता है। बहुत शुक्रिया सर इमरान मेमन आपका, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, और आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।